चलिए इतिहास की किताबों के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें अक्सर हम छोड़ देते हैं। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो कभी एक जगह रुकी ही नहीं, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा से चलती आई है, मौसम और जमीन के साथ एक गहरे तालमेल में। आज हम उसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल बहुत जरूरी है ना? जब भी हम अर्थव्यवस्था या समाज की बात करते हैं तो अक्सर खेती और बड़े बड़े उद्योगों का जिक्र होता है, पर उन लोगों का क्या जो इन दोनों के बीच की दुनिया में बसते हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं घुमंतू चरवाहों की। अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो बस यूं ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन असल में उनकी जिंदगी का हर एक कदम, हर एक सफर सदियों के ज्ञान और एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ये सिर्फ घूमने वाले लोग नहीं हैं, ये अपनी इस खास जीवन शैली के माहिर हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत से। यहाँ के पहाड़ों में, पठारों पर और रेगिस्तानों में चरवाहों ने जीने का एक ऐसा तरीका विकसित किया है जो जितना जटिल है उतना ही टिकाऊ भी। अब देखिए, इस दुनिया को समझना है तो पहले इनके शब्द समझने होंगे। जैसे ये शब्द बुग्याल, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके पूरे जीवन चक्र का केंद्र है। ये वो ऊंचे हरे भरे मैदान हैं जहां गर्मियों में उनके जानवरों को जिंदगी मिलती है। हिमाचल के गद्दी चारवाहों की जिंदगी को ही ले लीजिए। ये कोई बेतरतीब सफर नहीं है, जी नहीं, ये तो एक कमाल का एकदम सटीक कैलेंडर है जो मौसम के साथ चलता है। सर्दियां निचली पहाड़ियों में गुजारते हैं और जैसे ही बर्फ पिघलती है, अप्रैल आते आते ये ऊंचाई की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रकृति के साथ बिल्कुल सही तालमेल। और ये मत सोचिए कि ये समुदाय अकेले ही रहते थे। इनका खेती करने वाले समाजों के साथ एक बहुत गहरा लेनदेन का रिश्ता था। जैसे महाराष्ट्र के धनगर चरवाहे, जब वे कोंकण पहुंचते तो उनके जानवर खेतों में बची खुची फसल को खाकर जमीन साफ करते और अपने गोबर से उसे और उपजाऊ बना देते। बदले में किसान उन्हें चावल और अनाज देते थे। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे दोनों का फायदा हो। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। औपनिवेशिक शासन का दौर शुरू होता है और उनके साथ एक ऐसी सोच आती है जो इस चलती फिरती जीवन शैली को न तो समझ पाती है और न ही बर्दाश्त कर पाती है। अंग्रेजों के लिए जमीन का मतलब था पैसा, मतलब रेवेन्यू। जिस जमीन पर खेती नहीं होती, जिस पर कपास या जूट नहीं उगता, वो उनकी नज़रों में बेकार या बंजर थी। उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आया कि यही बेकार जमीन लाखों जानवरों और इंसानों की जिंदगी का आधार है। और अपनी इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक एक करके कई हथियार इस्तेमाल किए। सबसे पहले सारे चरागाहों को वेस्टलैंड यानी परती भूमि बताकर खेती के लिए बांट दिया। फिर फॉरेस्ट एक्ट्स लाकर जंगलों में उनकी एंट्री ही बैन कर दी। और हद तो तब हो गई जब 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाकर पूरे के पूरे समुदायों को ही जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। और जो कुछ बचा था उसे हर जानवर पर चराई टैक्स लगाकर खत्म कर दिया गया। ये देखिए 1913 के एक अंग्रेज अफसर की बात। इससे उनकी सोच साफ पता चलती है। उनके लिए जंगल का मतलब था सिर्फ और सिर्फ लकड़ी और ईंधन। चरवाहों और उनके जानवरों की जिंदगी का वहां कोई मोल नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। जहां पहले आजादी से घूमने के लिए पूरा देश था, अब वो कुछ छोटे छोटे इलाकों तक सिमट कर रह गए। चरागाह कम हो गए, जंगल के दरवाजे बंद हो गए और उनकी पूरी जीवन शैली पर ही हमला हो गया। और ऐसा मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ भारत की थी, ये दुनिया भर में हो रहा था। चलिए अब अफ्रीका चलते हैं और देखते हैं कि वहां के मसाई समुदाय को किन हालात से गुजरना पड़ा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लोगों से उनकी 60% से ज्यादा जमीन छीन ली और उन्हें एक छोटी सी सूखी जगह पर रहने को मजबूर कर दिया। तो ये जमीन गई कहाँ? इसे छीना कैसे गया? मसाई लोगों के सबसे हरे भरे, सबसे अच्छे चरागाहों को दुनिया के सबसे मशहूर नेशनल पार्क बना दिया गया। जी हाँ, सेरेंगेटी और मसाई मारा जैसे पार्क उन्हीं जमीनों पर बने हैं जहां कभी मसाई लोगों के जानवर आज़ादी से चरते थे। अब वहां उनका जाना ही मना है। उस दौर के एक चरवाहे का दर्द सुनिए। ये नामीबिया से है। उनकी ये बात उस बेबसी को दिखाती है जो पूरे अफ्रीका के चरवाहों ने महसूस की, मानो उन्हें उनकी ही जमीन पर एक जेल में बंद कर दिया गया हो।
देखिए, इन नीतियों का असर सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ, उन्होंने समाज को अंदर से तोड़ दिया। मसाई समाज में जो बुजुर्गों और योद्धाओं का सम्मान और अधिकार था, वो कमजोर पड़ गया। उनकी जगह अंग्रेजों ने अपने वफादार मुखिया बना दिए। नतीजा, समाज अमीर और गरीब में बंट गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये लोग खत्म नहीं हुए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इस नई और मुश्किल दुनिया में जीने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते खोजे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीने के नए नए तरीके अपनाए, अपने जानवरों के झुंड छोटे कर लिए, सफर के नए रास्ते ढूंढ लिए। जैसे भारत में रायका समुदाय अब राजस्थान से निकलकर हरियाणा के खेतों तक जाने लगा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदकर खेती शुरू कर दी, तो कई शहरों में जाकर मजदूर बन गए। मतलब उन्होंने अपनी दुनिया बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो जो कहानी हमने शुरू की थी कि ये लोग शायद इतिहास का एक भूला बिसरा पन्ना है, वो बात अब पूरी तरह बदल जाती है। ये एक अतीत का कोई बचा कुचा हिस्सा नहीं है। आज तो बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सूखे और पहाड़ी इलाकों के लिए जहाँ खेती करना नामुमकिन सा है, वहाँ चरवाही ही जीने का सबसे टिकाऊ और समझदारी भरा तरीका है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधनों की चिंता कर रहे हैं, तो क्या इन घुमंतू समुदायों के पास उनके सदियों पुराने ज्ञान में हमारे भविष्य के लिए कोई सबक छिपा है? इस पर सोचना तो बनता है।